प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। इस लेक्चर में हम मैथ्स का तीसरा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है, हमें पता होना चाहिए बच्चों कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े मतलब किसी भी चीज़ के बारे में संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करना। जैसे आप ये आंकड़े जुटा सकते हैं कि आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनकी ऊंचाइयां क्या क्या हैं। ये आंकड़े आपके शहर या गांव में पिछले एक हफ्ते में हर रोज़ का तापमान कितना रहा, ये आंकड़े। तो इस तरह से आंकड़े इकट्ठे करना और उनका प्रबंधन करना। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब और उस आंकड़ों को हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, आंकड़ों को इकट्ठा करके हम एक व्यवस्थित रूप में लिखना सीखेंगे और उस व्यवस्थित रूप में लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आंकड़े हम किस कार्य के लिए एकत्रित कर रहे हैं, ताकि हम एक सारणी के रूप में जब उसको लिखें तो उसी के अनुरूप लिखें, उस उद्देश्य के अनुसार लिखें जिस उद्देश्य के लिए वो आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं। अब इन आंकड़ों को इकट्ठा करके हम बहुत सारे मान भी निकाल सकते हैं। जैसे हम औसत निकाल सकते हैं, जिसको आप माध्य भी कहते हैं, गणितीय माध्य, वो निकाला जा सकता है, यानी औसत मान निकाला जा सकता है। अंक गणितीय माध्य या औसत उसे ही कहते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए कि आपकी कक्षा के रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बच्चों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप सभी की ऊंचाई लिखेंगे और उन ऊंचाइयों को जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे, तो 10 बच्चों की ऊंचाई का औसत या माध्य निकल आएगा। तो माध्य क्या है? माध्य या औसत एक ही बात है। किसको कहते हैं? आंकड़ों का योग, आंकड़ों अथवा प्रेक्षण एक ही बात है। प्रेक्षणों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या। जैसे भी बताया कि आपने पहले 10 बच्चों का ऊंचाई ले ली, तो उन ऊंचाइयों का योग और भाग में कितने बच्चों की ऊंचाई ली आपने, 10, भाग में 10, तो ये उनका माध्य आ जाएगा। हम सीधे जो है, इसमें बहुत ही आसान है ये, और सीधे हम सवाल पर चलते हैं। एक चीज़ और पूछी जा सकती है सवाल पे आगे जाने से पहले, प्रसार या परिसर। प्रसार अथवा परिसर ये भी पूछा जा सकता है। अब ये प्रसार अथवा परिसर क्या है? मान लिया कि आपकी कक्षा का ये कहा जाए कि ऊंचाई का प्रसार अथवा परिसर क्या है, तो ऊंचाई का प्रसार अथवा परिसर ये है कि जो आपकी कक्षा में सबसे कम ऊंचाई वाला बच्चा है उसकी ऊंचाई और सबसे लंबा बच्चा जो है उसकी ऊंचाई, उन दोनों का अंतर जो है क्या होगा, प्रसार अथवा परिसर कहते हैं। मान लिया कि आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा जो है उसकी लंबाई जो है 150 सेंटीमीटर है और जो सबसे छोटा है उसकी ऊंचाई जो है मान लिया कि 125 सेंटीमीटर है, तो आप परिसर कितना होगा या प्रसार कितना होगा, 150 माइनस 125 बराबर 25 सेंटीमीटर। ये परिसर आ गया आपकी कक्षा के बच्चों की ऊंचाई का। तो ये दो चीज़ें आपने इसमें ध्यान रखनी है और इन्हीं के माध्यम से हम अपने सवालों को करने की कोशिश करेंगे। 3.1 का पहला सवाल है, वही सवाल जो आपको अभी बताया जा रहा था वही आ गया है कि आप अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का
परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात करना है तो आप मान लिया 10 बच्चों की ऊंचाई लिख लीजिए। मान लिया कि आपने लिख लिया 125 सेंटीमीटर, दूसरा आपने लिख लिया 125.5 सेंटीमीटर, तीसरा आपने लिख लिया कि 126 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 और 142 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर। इसका परिसर क्या होगा? सबसे लंबा कौन है? ये। और सबसे छोटा कौन है? ये। इसमें से इसको घटा दो तो परिसर आ जाएगा। परिसर किसके बराबर आ जाएगा? परिसर अथवा प्रसार 149 माइनस 125 बराबर है 24 सेंटीमीटर। ये परिसर आ गया। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो ये बच्चों आपने अपनी तरफ से लेने हैं ऊंचाइयाँ, ज़रूरी नहीं यही लें, आप कोई भी ऊंचाइयाँ अपनी क्लास के बच्चों की लीजिए और उससे आप ये सवाल करेंगे। दूसरा सवाल आ रहा है आपके सामने, ये कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। और ये अंक हैं बच्चों 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 1 9 6 5 8 फिर है 4 6 और 7। अब पहले इनको सारणीबद्ध करना सीखो। सारणीबद्ध करने का मतलब ये देखिए, यहाँ लिखिए अंक, ठीक। और दूसरा फिर आप अंक हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, अधिकतम अंक कितने हैं इसमें? 9 6 7 8 9, ठीक। एक आपने मिलान चिन्ह सीखे थे, हम वो भी कर लेंगे, मिलान चिन्ह, ठीक है ना। और फिर आप इसको सारणीबद्ध कीजिए कि आपने ये बताना, बारंबारता बोलते हैं, यानी कि कितनी बार कौन सी संख्या आई, ये बारंबारता है। इसको सारणीबद्ध रूप में आपने लिखना है। तो कोई मतलब कितनी बार आया है, बारंबारता मतलब कितनी बार आया। एक अंक मिलान चिन्ह एक ही रहेगा, एक कितनी बार आया है? एक ही बार आया है, बारंबारता 1। 2 कितनी बार आया? 2 1 2 2 ही बार आया है, तो ये 2 हो गए, मिलान चिन्ह हो गए, और ये 2 बार। 3 कितनी बार आया? 3 1 3 संख्या एक ही बार आया है और ये 1 आ जाएगा। 4 देखिए कितनी बार आया? 1 2 3, 4 3 बार आया, 1 2 3, हम यहाँ 3 करते हैं। 5 देखिए कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 5 बार आया है। 5 बार के लिए क्या था? मिलान चिन्ह 1, और फिर उसको काट देते थे, और ये 5। 6 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 6 जो है वो 4 बार आता है। 1 2 3 4 4 बारंबार। 7 कितनी बार आया? 1 2 2 बार आया है। 1 2। 8 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 1। 9 कितनी बार आया? वो भी 1 बार आया है। ये आपकी सारणी तैयार। आपसे एकदा यहाँ लिख सकते हैं कितनी बार आया है ये। और अब आप देखिए इसमें और सवाल भी पूछे गए हैं, और वो सवाल पूछे गए हैं आपसे
कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? 9 माइनस 1। सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक बराबर है 8 आ गया, तो 8 है इनका परिसर। अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है तो इनका योग करो। इन सब का योग क्या है? अंकों का योग अंकों का योग कीजिए आप। अंकों का योग इसमें आप करेंगे, जोड़ेंगे 10, 7, 17, 5, 22, 3, 25, 30, 34, 39, 2, 41, 6, 47, 2, 49 और 6, 55 और 9, 64, 6, 70, 75, 8, 83 और 10, 93, 700 है इनका अंक। और अंकों की संख्या कितनी है? आप संख्या यहाँ बारंबारता यही है, आप बारंबारता भी कह सकते हैं, संख्या भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो कितनी संख्या है? संख्या चाहे इसको जोड़ लो चाहे वैसे जोड़ लो, एक ही बात है। 3, 4, 3, 7, 5, 12 और 6, 18 और 2, 20 है। तो संख्या 20। तो माध्य कितना आ जाएगा? माध्य जो है अंकों का योग बटे संख्या 5। माध्य आ गया 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको साफ कर दूं? यस। अब पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं? माध्य आप खुद याद करेंगे, आपको पूर्ण संख्याएं भी याद होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं। इनको जोड़ के आप 5 से भाग करेंगे। चौथा सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। चौथा सवाल है, 8 पारियों में रन बनाए हैं 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। इनका माध्य क्या होगा? तो आप देखिए, इनको जोड़ दीजिए और इन को जोड़ के 8 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा इसका माध्य। पांचवा सवाल, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में दिखाए गए। देखिए, मैं सारणी आपके सामने रख देता हूं। खिलाड़ी और यहाँ है खेल। 1 खेल, 2 खेल, 3 और खेल 4। ये 4 खेल में, और यहाँ पे खिलाड़ी जो है वो हैं A, B और C। 3 खिलाड़ी हैं और ये अंक प्राप्त करते हैं खेल 1 में। इसके 14, इसके 0 और इसके 8, फिर इसके 16, 8, 11, 16, ये 8 और ये 11। इसके हैं 10 और 6 और ये खेला ही नहीं, और इसके हैं 10, 4 और 13। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करो। ए द्वारा औसत अर्जित ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करो, यानी ए का माध्य ज्ञात करना है। 14, 16, 10 और 10 को आप जोड़ दीजिए और 4 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। ये 50 को 4 से भाग देंगे। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। जितने उसने खेले हैं उसी से भाग देंगे हम 3 से। अगर 0 लिया होता तो 4 से देते, लेकिन ये खेला ही नहीं तो हम इसको 3 से भाग देंगे।
अंकों का योग प्लस न बटे में भाग में, यानी कि खेले गए खेल। बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करोगे? बी ने तो 0 + 8 + 6 + 4, तो कितना हो गया ये 18/4 ये माध्य ज्ञात करेंगे। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? आप इन तीनों का माध्य निकाल लीजिए, जिसका माध्य सबसे अच्छा आया है ए का आएगा, तो ए का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपने ये 5 सवाल करने हैं आज के इस लेक्चर में, 5 ही सवाल, और आपने पिछला काम पूरा कर लिया होगा। और बच्चों हर रोज़ अपना काम कीजिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।